तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन का। हमारी जो है वो क्लास 10th है। इससे पहले की सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक भी कर सकते हैं और हम साथ में क्लास में पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ये फेडरल में आते हैं या फिर यूनिटरी फीचर में आते हैं। सर इसका फेडरल आंसर आपको, फीचर है। हाँ जी, सर फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर है, लेकिन इसका आंसर जो है वो हमें संविधान की तरफ देखकर देना है। तो ये जो है वो क्या है, फेडरल फीचर है। इसमें आपको हर कंसेप्ट ऐसा मिलेगा जो कि पेपर में आने वाला है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि इसमें आपको हर एक कंसेप्ट ऐसा मिलने वाला है कि जो कि पेपर में आएगा। अब देखो फेडरल फीचर है, फेडरल का मतलब क्या हो गया, पावर को डिवाइड करना। अब पावर में हम क्या डिवाइड करते हैं, सर लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और और कोई पावर डिवाइड, जुडिशरी भी अपनी अपनी है वैसे तो। हाँ जी। जुडिशरी भी अपनी अपनी है। क्या हम जुडिशियल पावर्स को डिवाइड करते हैं? मतलब नहीं तो अपने अपने नहीं है कोर्ट्स, जैसे सेंटर का सुप्रीम कोर्ट अपना है। नहीं पर हाँ, नहीं सर नहीं करते, यूनिटरी है वो। क्योंकि सबसे नीचे हमारे ये आपके लोकल वाले कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हायरार्किकल है ये। नहीं सर नहीं करते हैं। यही कंसेप्ट क्लैरिटी मुझे लेकर आनी है आपको बस, और मैं उसमें कामयाब भी हो रहा हूं। अब देखो, पावर्स को हम डिवाइड करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। ये तीन ठीक है। पावर्स डिवाइड होती है। जुडिशरी कोई पावर नहीं है, मतलब जुडिशरी इन सबसे सेपरेट है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, जब हम कहते हैं कि ये तीनों सेपरेट है तो हम सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल, तो हम पावर डिवीजन की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करेंगे सेंटर स्टेट में, एग्जीक्यूटिव पावर को करेंगे फाइनेंशियल पावर में। अभी जुडिशियल पावर को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी जो हम सिस्टम है वो फॉलो करते हैं हम इंटीग्रेटेड। हाँ जी सर। और इंटीग्रेटेड जो है वो कैसा फीचर है, यूनिटरी। यूनिटरी फीचर है। क्लियर। अब यस। यहां पे जब हम इसको यूनिटरी कह रहे हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सेंटर के कानून को भी देख सकती है और स्टेट के कानून को भी देख सकती है। वहीं जो हाई कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट्स किसके पावर को जो देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के। क्लियर। हाँ जी सर। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान है उसका जो पार्ट 11 है उसको जो है वो आज हम स्टडी करेंगे पूरा का पूरा, जिसमें ये तीन हेड रहने वाले हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। ये तीनों को ही जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर जाएंगे लेजिस्लेटिव पावर्स को। जो हमारी ये लेजिस्लेटिव पावर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल हमारा जाएगा आज 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन आर्टिकल्स को याद रखना है, लेकिन इन आर्टिकल से ज्यादा हमें ये याद रखना है कि कहाँ मामला फंस रहा है। जहां पे थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यहाँ कोई विंडो ओपन हुई, यहाँ पे कोई स्कोप है, क्वेश्चन ना वहां से पेपर में पूछा जाता है। ऐसे आपको सीधे सीधे आर्टिकल से याद करने वाले ये, लेकिन जहां मामला फंसा वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देखो सबसे पहले तो ये आता है, इसमें ये कहा गया है लेजिस्लेटिव पावर्स में कि कानून बनाने की पावर है, सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। अब अगर कोई सेंटर, मुझे बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है तो वो कहां पर इंप्लीमेंट होगा? सर वो ऑल ओवर द टेरिटरी है। इंडिया, हाँ जी। पूरा इंडिया। पहला पॉइंट याद रखना। एक बात और याद रखना, अगर यही बता देता हूं, सेंटर कोई कानून बना रही है तो वो भारत में इंप्लीमेंट होगा, पहला पॉइंट। लेकिन अगर भारत के कोई लोग बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा। ओके। आउटसाइड का भी मैं आपको यहाँ पे साथ में बता दे रहा हूँ कि अगर वो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक कि मैं हूं, अगर मैं रह रहा हूँ कनाडा में और कनाडा में मैं हमने अपनी वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह ले ली है,
ये ठीक है कि वहां का कानून लगेगा, लेकिन अगर मुझे कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है तो उसमें भारत का कानून भी आता है। या फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसा ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ जी सर। तो वो कंपनी के लिए आते थे ना चार्टर एक्ट ब्रिटेन से बन के। तो वो हाँ जी सर। इस तरह से बनकर आते थे। उन्होंने कहा था कि आप भाई जहां मर्जी रहो, आप पार्ट जो है वो यहीं का ही रहोगे, आप पूरा एक आइलैंड खरीद लो, लेकिन वो आइलैंड जो है वो भारत का ही रहेगा, क्योंकि आप भी हम्म। एक भारत का पार्ट हो। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर ऑफ द सेंटर, कि जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर भी होती है कानून बनाने की। क्लियर? हाँ जी सर। देन दूसरा आता है स्टेट का। स्टेट जो है वो स्टेट सिर्फ अपने एरिया में बनाएगी। लाइक हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपने एरिया में ही कानून बनाएगा, वो पंजाब में नहीं बना सकता, वो हरियाणा में नहीं बना सकता, और जो कानून वो बनाएगा सिर्फ हिमाचल में अप्लाइड होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत सारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे झारखंड में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे रखा है, लेकिन बिहार में उसको नहीं दे रखा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कानून बना वो यहाँ पे जो है वो नहीं अप्लाइड होगा। क्लियर? जी सर। अब मैंने बोला मामला फंस सकता है। यहाँ पे ये एक्सेप्शंस, जो हमें एक्सेप्शंस की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना है। देखो पहली एक्सेप्शन क्या आती है, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरीज है। यहां पर पीस ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर्स होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है ना इनको, अपॉइंट करके एलजीज अपॉइंट करता है, फिर उसके थ्रू जो है वो इनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है सारा जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर्स होती है कि कोई भी, अगर कोई कानून है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर पार्लियामेंट कानून बना रही है, वो तो सबको नजर में रखे कानून बनाएगी, जिससे इक्वालिटी प्रमोट हो, इक्वालिटी का कंसेप्ट रहे। लेकिन वो कानून अब इनके लिए तो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है। अब सपोज दैट पार्लियामेंट को लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इनकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, इनकी तो अपनी ट्राइबल लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे वो काम करेगा प्रेसिडेंट। तो ये होगी एक्सेप्शन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरा आता है एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब। अब कोई ट्राइबल एरिया है, मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है। अब उस ट्राइबल एरिया में अब एक स्टेट के लिए कानून बना, वो तो सबके लिए एक जैसा बनेगा, पूरी की पूरी स्टेट। अब उस स्टेट में भी कोई ट्राइबल एरिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ए स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर ये छोटा सा ट्राइबल एरिया है। अब कानून तो पूरी स्टेट के लिए बना एक जैसा, तो वो इंप्लीमेंट तो यहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन इस केस में जाती है पावर गवर्नर के पास, और गवर्नर भाई साहब ये ध्यान रखते हैं कि कानून जो है पूरी स्टेट ने बनाया, वो ये ट्राइबल्स की जो राइट्स हैं, जो ट्राइबल्स को हमने राइट्स दे रखे हैं, उनको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि मॉडिफिकेशन के थ्रू ही इंप्लीमेंट होगा, अगर होगा तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम आर्टिकल या ऐसे ही एक एक्ट मान लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के लिए हमने कहा कि फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फॉरेस्ट एक्ट लेकर आ गई, मान लो फॉरेस्ट एक्ट 2024। अब इस फॉरेस्ट एक्ट में ये कहा गया कि फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस कर देनी है, एक्टिविटीज नहीं होगी भाई, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे, पेड़ों से आपको जो है, अब पेड़ नहीं काटेंगे अगर, तो यहाँ पे जो एसटी यानी कि जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, वो तो पेड़ों पर डिपेंडेड है, उनके तो फूड वहां से आ रहा है, उनकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो गई। समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। अब उनकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो दैट मीन्स ये कानून जो है वो उनको इफेक्ट करेगा, उनकी लाइवलीहुड को इफेक्ट करेगा। तो इस केस में यहां पर क्या होता है, गवर्नर भाई साहब देखते हैं कि भाई उतने से एरिया में एक्सेप्शन दे दो, यानी कि मॉडिफिकेशन कर दो। और ये एसटी वाला जो शेड्यूल है, ये कौन सा है? सर 4 और 5 था, 4 था, 5 है, हाँ जी, 80 mm। वो तो 6 में आएगा। 6 है, ठीक है, 5 फिर। ठीक है, इसमें 10 स्टेट्स आती है ना, वही वाला कंसेप्ट यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी और सर, हाँ जी। तो यहाँ पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। हाँ जी, हाँ जी सर। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं?
सर 10 20। 20, ठीक है। अब 10 का डबल याद रखना, ठीक है। 10 हाँ कैसे और 10 इंटू 2 20, ठीक है। क्लियर हो गया ये। हाँ जी, हाँ जी। अब उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन हमने ट्राइबल का देख लिया। अब जब ट्राइबल की हम बात कर रहे हैं तो हम ऑटोनोमस को क्यों छोड़े? हाँ जो जी। ऑटो वाले भाई साहब है इन्होंने भी बोला कि सर जब आप शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हो ये सब बात, ये सब पावर्स, ये सब उनको जो है एक्सेप्शंस दे रहे हो तो हमें भी दो, क्योंकि हम तो उनसे ज्यादा वल्नरेबल आते हैं। तो ये जो 4 स्टेट्स आती है आपकी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको कहा है इसमें 30 मेंबर्स की काउंसिल, ये 30 मेंबर्स की काउंसिल डिसाइड करेगी कि क्या वो कानून जो बनाया गया वो यहाँ पर लग सकता है या नहीं लग सकता है, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। और इन सब को करने का कारण क्या है? वो है सेल्फ रूल। हमने ये कहा है कि हमें लोकल लेवल पर भी जो है वो सरकार में पार्टिसिपेशन चाहिए। अब एक लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन हो रही है पंचायती राज के थ्रू, लेकिन ट्राइबल एरियाज में पंचायती राज को कैसे बनाए? उनका तो अपना सिस्टम है। तो हमने उनको थोड़ी सी ऑटोनोमस पावर्स दे दी कि आप थोड़ी ऑटोनोमस हो, आपके पास कुछ एक पावर्स है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो कल्चर है, अपना जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो चला सकते। समझ आ गया? हम्म। क्लियर हुआ बिल्कुल? ठीक है। यस सर। लेजिस्लेटिव पावर्स में, ठीक है, अगर जो ये लेजिस्लेटिव पावर्स है इसमें देखो, एक तो यूनियन लिस्ट आती है, ठीक है, दूसरी आती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी आती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में ये 61 के करीब है, और कंकरेंट में मिक्सअप आई थिंक 50 के अराउंड है, 50 प्लस है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक काम देता हूँ, देखो ये याद करने वाला है। आपको ये याद करना है कि कौन सा यूनियन में आएगा, कौन सा स्टेट में आएगा, कौन सा सेंटर में आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। आप मुझे बताओ कि डिफेंस किस में आएगा? सर कंकरेंट में। डिफेंस, सेंटर में। हाँ, सेंटर, सेंट्रल यूनियन में आएगा ना, क्योंकि पावर किसके पास है डिफेंड करने की? सेंटर के पास। उसमें ठीक आर्टिकल है। 355 पढ़ा था ना हमने कि इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। हाँ जी सर। देन उसके बाद अब मुझे बताओ कम्युनिकेशन कहाँ आएगा? किसी स्टेट की अपनी कोई सिम या कोई ऐसा नेटवर्क सिस्टम है? नहीं सर। सारी की सारी कहाँ से आ रही है? जियो कहाँ से आ रहा? बीएसएनएल कहाँ से आ रहा? एयरटेल कहाँ से आ रहा? सेंटर। सारी पावर कहाँ पे है? सेंटर के पास। ओके। करेंसी, सेंटर। एजुकेशन, सेंटर। एजुकेशन सर स्टेट की अपनी भी तो होती है। सेंटर के पास भी है। तो कंकरेंट। कनकरेंट। अब समझ आ गया? तो इसमें देखो, अगर आप ठीक है। इनको याद कर सकते हो तो याद कर सकते हैं, अगर थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं तो थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे एक और करते हैं हम, स्टॉक मार्केट। सर स्टॉक तो एक ही जगह होता है। सिर्फ सेंटर। हाँ जी। हाँ, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। समझ आ गया? हम्म। देन उसके बाद, अब इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया सेपरेट कि कैसे कैसे कानून बन रहे हैं। अब चलते हैं एक्सेप्शंस की तरफ, जहां पे केस फंसेगा। सर इसका 6th शेड्यूल था ना ये यूनियन हाँ, नहीं, वाला। जो ये इसका 7 शेड्यूल। 7 7 7 6 तो शेड्यूल, यही है एटीएम हाँ, वाला। 6 एटीएम वाला है। अच्छा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें एक्सेप्शंस आती हैं। अब पार्लियामेंट कानून बना रही है, ठीक है, पार्लियामेंट कानून बना रही है, वो पूरे देश में अप्लाई होगा, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ एक एक्सेप्शन आती है कि जब पार्लियामेंट, अब देखो स्टेट के पास भी पार्लियामेंट, अगर अगर हम एक नॉर्मली बात करें, स्टेट के पास भी पावर होती है कानून बनाने की और सेंटर के पास भी पावर होती है कानून बनाने की। अब सेंटर का कानून स्टेट में कब अप्लाई होगा? ये 5 प्रोविजंस याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एक्सेप्शंस है ये कि सेंटर जब कानून बना रहा है तो वो स्टेट में कब इंप्लीमेंट होगा। पहली सर एक तो कंडीशन, इमरजेंसी ही हो गया। गुड, एक तो इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी में कौन सा, इमरजेंसी में कौन सी इमरजेंसी? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, स्टेट। हाँ, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, गुड। फिर या फिर जैसे कोई अटैक हो गया। अटैक वाला सब इमरजेंसी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना ठीक। प्रेसिडेंट रूल तो 2 केसेस में लग सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, या फिर सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड केस हम नेशनल इमरजेंसी का बना देते हैं कि अटैक हो गया।
अब नेशनल इमरजेंसी का केस हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल है कि जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था 1971 में पाकिस्तान के पंजाब के थ्रू, हाँ जी सर। पंजाब बॉर्डर वाला, तो पंजाब में इमरजेंसी लगा दी, तो वो एक तरह से नेशनल इमरजेंसी हो गई। हाँ जी। अब पंजाब बॉर्डर रीजन है तो सेंटर ने लगाई, तो सेंटर कानून बनाएगा। थर्ड केस। ये दो तो आपको अब याद रहने वाले हैं। देखो प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो अच्छे से सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस ना अब डायरेक्ट नहीं आते, अब वो वहां सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है। अब एक अब देखो मान लो एक एक और तरीका बताता हूँ। सेंटर को क्या जरूरत है कानून बनाने की, जब तक वो रिक्वेस्ट ना करे। अब हम लोग कहते हैं ना कि हम मैं ये काम तभी करूंगा जब वो रिक्वेस्ट करे, क्योंकि मेरी ईगो है भाई, मेरे को अपना काम भी करना है, ऊपर से मैं इसके लिए भी करूं। तो मतलब जब स्टेट्स रिक्वेस्ट करें। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक कि ड्रग्स। अब हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों ड्रग्स से अभी चैलेंज फेस कर रहा है। हाँ अब जी। इस केस में तीनों के पास अलग अलग कानून है, लेकिन ये तीनों मिलते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं यार देखो तीनों से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ ऐसा कानून चाहिए जो सबके लिए, हम तीनों के लिए इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि अगर कोई ड्रग का केस हिमाचल में आता है तो वो भी उसी कानून में आए, हरियाणा का रहा है वो भी उसी कानून में आए, और पंजाब का रहा है वो भी। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे किसके पास? सेंटर को बोलेंगे कि सर आप ही बना दो कोई कानून। रिक्वेस्ट वाला क्लियर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ आता है। फोर्थ केस में थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा मतलब स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। हाँ जी। अब ये स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, अब देखो ये समझो कि स्टेट, हमने कहा था कि संविधान में कानून मतलब संविधान को चेंज करने की पावर, संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट का एक पार्ट है राज्यसभा भी। हाँ जी। अब वैसे तो हम लोग सेंटर स्टेट फॉलो करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सेंटर और स्टेट है, लेकिन हम सारी की सारी पावर कानून बनाने की किसके पास दे रहे हैं? पार्लियामेंट के पास दे रहे हैं। तो स्टेट्स की कौन सुनेगा? तो स्टेट्स की सुनेंगे ये राज्यसभा वाले लोग, ये राज्यसभा सुनेगी स्टेट का। क्योंकि अब इसके रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि अगर कोई रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास होता है, ठीक है, या स्टेट्स के रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होंगे। स्टेट्स, मान लीजिए कोई स्टेट्स हैं, अब जैसे इसी को हमने समझते हैं कि जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल है, इन तीनों ने रिक्वेस्ट किया कि ड्रग के रिगार्डिंग कानून बनाना है। अब ये लोकसभा में थोड़ी ना बोलेंगे, क्योंकि लोकसभा में तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इनके रिप्रेजेंटेटिव कहां पर है? राज्यसभा। राज्यसभा में। तो ये बोलेंगे स्टेट्स को, ये बोलेंगे राज्यसभा में कि हमें रेजोल्यूशन चाहिए, और जो वहां पर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा वो एक कंडीशन बनाता है कि अगर स्टेट से रिलेटेड, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो उसका रेजोल्यूशन राज्यसभा में आएगा। अच्छा। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है, फिफ्थ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रामसर कन्वेंशन, कौन से ईयर में आया था रामसर कन्वेंशन? 71। गुड। देखो आधा एनवायरमेंट तो मैंने आपको ऐसे ही करवा दिया पॉलिटी के साथ ही। 1971। हाँ जी। अब ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ जी। इसके रिगार्डिंग पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास। सेंटर के पास। लेकिन ये रेणुका जी, भोज वेटलैंड, ठीक है, रुद्र सागर लेक, ये कहां पर है? ये तो स्टेट्स में है। तो फिर क्या स्टेट कानून बनाएगी या सेंटर कानून बनाएगी? कानून तो सेंटर ही बनाएगी। हाँ, क्योंकि सेंटर ने बात की थी इंटरनेशनल लेवल पर, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना है तो उसका कानून सेंटर बनाएगा, और वो स्टेट में इंप्लीमेंट होगा फिर। अच्छा, तो मतलब कोई इंटरनेशनल हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना है तो उस केस में सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगी। क्योंकि अगर स्टेट बनाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर स्टेट, अगर हिमाचल प्रदेश बना देती है तो इंटरनेशनली को किसके, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हिमाचल क्या
वहां तो इंडिया है ना। ठीक है। वन लेवल इमरजेंसी। पर हिमाचल से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो जा रही है वो जा रही है इंडिया की, क्योंकि हाँ इंडिया जी। ने वो कन्वेंशन साइन किया है। समझ आ गया? 5 हाँ ग्राउंड जी एक बार बताओ कौन कौन से हैं। सर, सबसे पहले तो आ गया आपका जैसे स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। है ना? फिर हो गई एक नेशनल इमरजेंसी। ओके। ठीक है। फिर हो गई अगर स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन। ओके। और एक हो गया इंटरनेशनल अग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नाइस, गुड। ये है ना 5। हाँ जी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद वो है, ये तो हमने देख लिया जब कानून बना रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेंटर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल कब कर रहा है। पहले ग्राउंड तो आप ही बताओगे। सेंटर कंट्रोल ओवर ओवर स्टेट। एक तो प्रेसिडेंट रूल हो गया, हाँ जी। ठीक है, और दूसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ जी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट कहते हैं ना कि आप कोई भी, आपको अगर कोई भी मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल, फाइनेंस तो बिल, ये सब हम क्लियर करेंगे क्या होते हैं जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे। मनी बिल, फाइनेंस बिल। अब मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, मतलब पैसा नहीं है हमारे पास, क्लियर है। अब पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को भी हम यहाँ पर कहेंगे कि आप मुझे बताओगे आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो। अगर आपके पास, सेंटर के पास पैसा नहीं है, ठीक है, या इसको इस तरह से समझते हैं कि एक फैमिली में समझते हैं। अब एक फैमिली को पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, हाँ जी लेकिन सर, उस ये केस में वो आपने अपने कल भी सभी समझाया था। उस केस में वो अपने सभी मेंबर्स पर नजर रखेंगे कि कौन कैसे हाँ जी। खर्च कर रहा है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि ये जो बी है वो चाउमीन खा रहा हो जाके, या वो ठीक है। मोमोज खा रहा हो। तो ये क्लियरली पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, मनी बिल और फाइनेंस बिल मतलब प्रेसिडेंट ये पूरा ध्यान रखेगा कि ये कुछ कहीं ये पिज्जा पार्टी तो नहीं कर रहा। तो ये सब का ध्यान रखने का जो मेन टारगेट होगा वो किसके पास होगा? प्रेसिडेंट के पास, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहला क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरा आता है प्रेसिडेंट का ही, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही काम करेगा क्योंकि सारा डिसीजन प्रेसिडेंट ही करता है प्रेसिडेंट रूल के अंदर। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, मतलब काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन नाम प्रेसिडेंट का आता है। अब दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, वो होता है एब्सोल्यूट वीटो। अब इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे, कि जब गवर्नर के पास कोई कानून आता है, बिल आता है, ठीक है, तो उसके पास एक असेंट करने की पावर होती है कि या तो वो उसको परमिशन दे दे, या विदहोल्ड कर दे, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। एक चौथी पावर भी होती है उसके पास, जब वो ये बोलता है कि सर स्टेट गवर्नमेंट मेरी नहीं सुन रही है, अब मैं तंग आ चुका हूं इनसे, जैसे तमिलनाडु कर्नाटका के केस में होता है। वो क्या करते हैं, या तमिलनाडु के केस में, वेस्ट बंगाल के केस में होता है। अब केरला के केस में तो मैक्सिमम होता है, केरला गवर्नमेंट कोई कानून लेकर आती है, गवर्नर तो सेंटर का है, तो वो वहां पे रोक देगा उसको। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, और ऐसा ही चलता रहता है। फिर फाइनली उसके बाद गवर्नर क्या करता है, जब तंग आ जाता है तो वो प्रेसिडेंट को भेज देता है बिल। सिर्फ ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसका प्रोसीजर तो कुछ और अलग है। सेट ठीक के है। लिए मतलब या तो गवर्नर के पास क्या होगा, 4 पावर होगी, या तो वो परमिशन दे दे, या वो परमिशन ना दे, या वो दोबारा भेज दे कि सर आप एक बार पार्लियामेंट को, उसको स्टेट लेजिस्लेचर को बोल दे कि आप एक और बार चेक कर लो। फिर जब एक और बार चेक करने के बाद भी आ जाए तो वो भेज देगा प्रेसिडेंट के पास। अब यहां पे प्रेसिडेंट के पास जो है वो ओवर जो है वो एब्सोल्यूट पावर होती है इसके ऊपर। प्रेसिडेंट की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एब्सोल्यूट पावर जो है वो प्रेसिडेंट एंजॉय करता है इस केस में। ये समझ आया? यस सर। ये गवर्नर के केस ये में फिर सर वही है ना कि अगर फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया तो एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। ही पड़ेगा, गवर्नर को तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी है। अच्छा। हाँ, ठीक है। प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्रेसिडेंट को नहीं करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चल सकता है। अब उसके बाद दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस सेम होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता।
सर एक बार ये इसमें सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट में हमारे पास 3 चीज़ें है ना? हाँ जी। एक प्रेसिडेंट का रूल, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसमें मनी बिल फाइनेंस मतलब वो बोल सकता है उनको कि आप मतलब अपने मनी बिल फाइनेंस बिल्स को आप मतलब इसको पास मनी बिल फाइनेंस बिल से मत याद रखो, आप इसको पिज्जा पार्टी से याद रखो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा याद। मतलब बेसिकली कौन कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो हो गया नहीं, वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास पैसा नहीं है। अब हमें ठीक है। पता कि हमारा खर्चा 1,000 रुपए, हमारे पास पैसा 100 रुपए, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। हाँ अब उस जी, ठीक केस में है। भी आपका कोई फैमिली मेंबर पिज्जा पार्टी कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट पूछेगा भाई देख पैसे तो 100 रुपए ही है, और तू पिज्जा पार्टी कर रहा, और पिज्जा पार्टी भी तू 500 रुपए वाली कर रहा, तेरे पास पैसा कहाँ से आया, या तूने ठीक कहीं है। से उधार लिया। वैसे तो ये कंडीशन अप्लाई होती है इधर थोड़ी सी। और एक लास्ट ये एब्सोल्यूट वीटो वाला। एब्सोल्यूट वीटो वाला वो गवर्नर जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा तब अप्लाई होगी। ठीक है। ये समझ आ गया। हाँ जी। अब उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, और ये एडमिन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ये आपके आर्टिकल चलते हैं 256 से लेकर आर्टिकल 263। ये भी पार्ट 11 में ही आ रहा है सारा का सारा। अब ये कुछ भी नहीं है, सेम यही चीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यही चीज है सेम, पूरा सेंटर सेंटर स्टेट यूनियन सब कुछ। लेकिन यहाँ ना हमें एक एक्सेप्शन को पढ़ना है, वो है वो है आर्टिकल 365, यानी कि डायरेक्शंस। अच्छा। सेंटर स्टेट को डायरेक्ट करता है, और ये आर्टिकल 365 एक ग्राउंड है जिसमें ये कहा गया कि अगर स्टेट सेंटर की डायरेक्शन ये डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है तो स्टेट में जो है वो इमरजेंसी लग सकती है, दैट इज योर प्रेसिडेंट रूल। हाँ जी सर, 356 के अंदर। 356 के अंडर। अब हाँ जी। ये डायरेक्शंस क्या है, कौन सी डायरेक्शन भाई, कैसी डायरेक्शन की इधर चलो उधर चलो, या कुछ प्रोविजंस है। तो सबसे पहला तो यहां पर याद रखना कि कहा है कि कम्युनिकेशन, इसमें जो पहला जो प्रोविजन आता है वो आता है कम्युनिकेशन का। ये सर प्रोविजंस ऑफ 365 है। ये डायरेक्शंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव की। हाँ, कि सेंटर से क्या डायरेक्शन आ रही है। हमने तो ये ठीक। पढ़ा था ना 365 में कि अगर सेंटर के स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। हाँ जी सर। अब हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्शंस कौन सी है। तो पहले ठीक आती है। है कम्युनिकेशन, सेकंड यहां पर आती है रेलवेज, सेकंड जो यहां पर डायरेक्शन आते हैं वो रेल। अब रेलवे नेटवर्क तो ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, सारा स्टेट किसी स्टेट का अपना रेलवे है, नहीं। सेंटर का है ना। हाँ जी अब सर। सेंटर को कैसे पता चलेगा कि भाई वहां पे जो है वो काम अच्छे से नहीं हो रहा, डायरेक्शंस देता है सेंटर। तो फॉर एग्जांपल है कि ये कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, ठीक है, इस केस इसी को हम एग्जांपल के फॉर्म में समझ लेते हैं। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जहाँ पे रेल आरपीएफ के जवान नहीं होते, वहां पे एचपीपी के होते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस होती है वहां पे। तो वो क्यों है, सेंटर की डायरेक्शन है भाई कि यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी पुलिस को भेजो। समझ आया। हाँ जी। एजुकेशन, बच्चों के लिए जो कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन है, अब सेंटर ने कह तो दिया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन को वो एक डायरेक्शन हुई सेंटर की। और ध्यान रखना है सेंटर को कि हर एक स्टेट उसको फॉलो करे, क्यों, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो मतलब स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये सेंटर को ध्यान रखना है कि एजुकेशन पे स्टेट कोई कानून बना भी रहा है या नहीं बना रहा है, और अगर नहीं बना रहा है तो
वो उसको पहले तो रिस्ट्रिक्ट करेगा, डांटेगा, नहीं सुनेगा तो फिर बोलेगा चल हट। ठीक है। अब उसके बाद एक और वैसे तो सर हम कई बार देखते हैं कि मतलब स्टेट्स नहीं वो चीज़ जैसे अभी एनईपी है, हाँ जी, केरला में जैसे नहीं है इम्प्लीमेंटेड। केरला में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है ना। हाँ, ये भी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास, अब जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि वी हैव ऑलरेडी बेस्ट। ठीक है। क्योंकि पावर तो सेंटर की, स्टेट के पास भी है एजुकेशन के ऊपर। अगर उनके पास बेस्ट नहीं होता तो देन इम्प्लीमेंट करनी पड़ती। मेन ठीक। फैक्ट तो ये है कि उससे वहां पे इफेक्ट नहीं हो रहा है अभी। हुँ, वहां पे वो डायरेक्शन सेंटर ने तो दे दी, लेकिन उन्हें हुँ। बोला केरला ने बोला कि सर हम ऑलरेडी उसी डायरेक्शन पर चले हैं, और जो आप लेकर आए हो हम वही चीज जो हम भी कर रहे हैं। तो जब सेम ही चीज हो रही है तो फिर कानून बदलने की क्या जरूरत है, हमारा वही सिस्टम चलने दो। अगर नया चलाएंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है सर। फिर एक और आती है इसमें, वो आती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब सबसे पहले तो याद रखना कि किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। अच्छा। अब पावर प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, डायरेक्शन कौन बोल रहा है, सारे के सारे कानून सब कुछ प्रोविजन शेड्यूल में मेंशन्ड है, और है लोग स्टेट में। लेकिन ड्यूटी बनती किसकी है, सेंटर की भी और स्टेट की भी। हुँ, सेंटर की ड्यूटी बनती है कि डिक्लेयर करना कोई ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि ध्यान रखना कि भाई वो सही भी है या नहीं है, उनके लिए कोई, उनके लिए कानून, उनके लिए एक्सेप्शन जो कंडीशन देनी है वो अप्लाइड हो रही है नहीं। लेकिन डायरेक्शन कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है। ठीक है सर। ये समझ आ गया। हाँ जी। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोविजंस। ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे यूपीएससी सीडीएस की बात, यूपीएससी सीएससी सीडीएस पे, वहां तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है आर्टिकल 312, ये कहता है यहाँ पे कि जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब यहां मैं आपको एक एक्सेप्शन और बताने जा रहा हूं राज्यसभा की। जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब हम उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। आईएएस आईपीएस जो है ना, ये सारे के सारे, आईआरएस हो गया, ठीक है, या फिर आईएफएसओ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सभी सेंटर के लोग हैं। मतलब सेंटर इनको ट्रेन करता है, सेंटर इनको जो है वो रिक्रूट करता है। लेकिन ये काम कहां पर करते हैं, स्टेट्स में। स्टेट्स में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कोई नई सर्विस क्रिएट करनी है, तो वो सर्विस अगर क्रिएट करनी, क्योंकि देखो काम कहां पे करना है इन्होंने, स्टेट में काम करना है, तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। सर एक बार फिर बताओ ये। देखो, जो ये आपके ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये सेंटर ट्रेन करता है, सेंटर रिक्रूट करता है इनको, ठीक है, 312 आर्टिकल के अंडर ये आती है। अब ये लोग काम करते हैं स्टेट में, रिक्रूट करता है सेंटर। अब स्टेट को चाहिए कि कितने अफसर चाहिए, कोई नई पोस्ट चाहिए नहीं चाहिए, स्टेट बताएगा ना कि सर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आप ऐसी पोस्ट बना दो। तो हाँ जी उसका जो सर। रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ। अच्छा। हाँ, तो अगर हाँ, कोई नहीं नई, मतलब स्टेट ही तो बताएगी और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएगी। ऐसे भी तो बिल्कुल सोच कि सर सकते हैं ये इसको। वाली पोस्ट की जरूरत है, तो आप ये नई पोस्ट क्रिएट कर दो, और वो पोस्ट क्रिएट करने का जो रेज़ोल्यूशन है रेजोल्यूशन वो है पास होगा वो पास राज्यसभा में। सिर्फ राज्यसभा से होगा। मतलब वो हाँ, इंट्रोड्यूस राज्यसभा में होगा। ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। हाँ जी। देन उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। आई थिंक ये तो आपको जिंदगी भर नहीं बोलने वाला अब। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या मतलब, क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और बिलों पे हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट के नीचे यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे फिर लोअर कोर्ट जो होते हैं आपके, ठीक है। हाँ जी, लोकल वाले। अब लोकल बॉडीज, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर है कि वो सेंटर का कानून भी देख सकता है और स्टेट का कानून भी दे सकता है। एग्जाम्पल करेक्ट। के फॉर्म में समझते हैं, जैसे कि केरला गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, फिर उस कानून को लेकर हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये तो है गलत। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा हाई कोर्ट का,
कानून बनाया, पहले वो कहाँ चैलेंज हो गया, हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से डिसीजन आया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर का कानून भी देख सकता है और स्टेट का कानून भी देख सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट का ही देखेगा, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है। ठीक है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी अच्छा, सर। अब हमें यह भी समझना है कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे यहां पर लिंक हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स, ये जो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। मैं तो गवर्नर बोलने वाली थी। नहीं करता गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो इनकी अच्छा। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो जजेस है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है 100%। एक तो आपका चीफ जस्टिस हो गया और दूसरा हाई कोर्ट के जो जजेस हो गए। अब इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट कैसे करेगा? एक तो वो सीजीआई से पूछेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस साथ में गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट में अपॉइंट करना है उस स्टेट के गवर्नर को पूछेगा। और ओथ कौन करवाता है? ये आप रिसर्च करोगे इसको, कि जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है उसकी ओथ कौन करवाता है? सर गवर्नर। गवर्नर ही करवाता है, क्योंकि ठीक है। ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है। अब इमरजेंसी वाले बताने की जरूरत तो नहीं है, इमरजेंसी वाला तो आपको पूरा क्लियर होगा कि इमरजेंसी के पावर्स क्या क्या होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारा का सारा वो कंट्रोल जो है वो गवर्नर के पास चला जाता है इमरजेंसी के केस में 356 में, ठीक है। और हाँ जी सर। सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब हमें जो याद रखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताने की जरूरत तो नहीं नहीं सर, है। अभी तो बताया आपने फिर से। नहीं, यहाँ पे अब आती है फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल एलोकेशन होती है उनको, कि फाइनेंशियल रिलेशन क्या होंगे। सर यही कि सेंटर विल डायरेक्ट द स्टेट, नो? नहीं, सेंट्रल डायरेक्शन तो ठीक है, वो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी केस हो गया, लेकिन फाइनेंशियल रिलेशंस में पैसा भी तो आता है, नॉर्मल कंडीशंस भी तो पढ़नी है। अच्छा। नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं होगा ऐसा, नॉर्मल कंडीशंस में तो पैसा चलेगा ना। इसमें सर 4 पॉइंट्स हुए ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में। एक तो सेंटर्स डायरेक्शन टू स्टेट, हाँ जी। एक ऑल इंडिया सर्विसेज, हाँ जी। एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हाँ जी। और रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ठीक है। ठीक अब है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर यहाँ एक पे। क्वेश्चन है, हाँ जी। स्टेट सर्विसेज का क्या होता है मतलब? स्टेट सर्विसेज मतलब जैसे ये जो सिर्फ स्टेट की होती हैं अपनी, सब पब्लिक सर्विस पीएस। कमीशन, स्टेट पब्लिक हाँ सर्विस जी। कमीशन, उसको भी अभी क्लियर करते हैं आगे, अभी यार टॉपिक आएगा उसमें, मतलब वो चीज़ मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ा। ठीक है। पर पहले फाइनेंशियल को कवर कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे पैसे की बात आती है ना, वहाँ पे इंटरेस्ट तो बनता है, लेकिन बोरिंग टॉपिक होता है। अब सबसे ठीक। पहले नॉर्मल कंडीशंस में हम देखते हैं टैक्सेस का। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जब से जीएसटी आया, पहले तो ऐसा होता था कि कोई टैक्स स्टेट लगाता था, कोई टैक्स सेंटर लगाता था, फिर कलेक्ट स्टेट करके उसको भेजता था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि टैक्सेस जो है जीएसटी के बाद, टैक्सेस जो है वो कौन लगाता है? सेंटर लगाता है, लेकिन को कलेक्ट कौन करता है? स्टेट करता है। सिंपल याद रखना, यहां से ऐसा क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं बनता। हमें जो याद रखना है, अब हमें सबसे पहले, क्योंकि देखो ग्रांट्स आती हैं इसमें, नॉर्मल कंडीशन में तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, कि आप जो हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया, फिर उसको, जैसे इसको फैमिली की तरह समझते हैं, कि फैमिली का हेड था कोई ए, इसने क्या किया? टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद इसने अपने पर्सन्स को, अपने जो फैमिली वाले थे उनको बोला, बी सी डी ई, इनको बोला कि आप जाओ कलेक्ट करके लेकर आओ। फिर ये कलेक्ट करके किसके पास लेकर आएंगे? ए के पास लेकर आएंगे, और फिर ए जो है वो इन सबको अपना अपना खर्चा देगा, कि लो ये तुम्हें खर्चा दे दिया, अब तुम इससे जो है वो सारा मैनेजमेंट करो। ये समझ आ गया? हाँ जी। इन- तो सर डायरेक्टली पहले ही रख लें और अपना कट दे दें? होता तो ऐसा ही है, लेकिन बताना तो पड़ता है ना कि कितना पैसा है भाई। ठीक है। ऐसे तो सेंटर की चलेगी नहीं फिर।
अब मान लीजिए हम इसी को समझते हैं ए बी और सी डी ई, ठीक है, ये केस समझते हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशन में था कि ये सब बोल रहे हैं, लेकिन भाई ये डी बंदा आता है और ये बोलता है कि सर मुझे ना मुझे इमरजेंसी पड़ गई और मुझे ना ज्यादा पैसा चाहिए। तो यहां पर आती है ग्रांट, और यहां पर हम समझते हैं डिजास्टर। जैसा हिमाचल सरकार बोल रहा है ना कि सर हमें डिजास्टर का इतना फंड दीजिए, इतनी ग्रांट दीजिए, तो वो एक्स्ट्रा ग्रांट फिर यहां से आती है। तो जो आपका वो क्वेश्चन था ना कि सर जब पैसा यहीं से कलेक्ट हो रहा है तो ये पहले अपने पास रख ले बाकी दे दे, तो वो सेंटर के पास सारा इसलिए देते हैं क्योंकि सेंटर को बाद में ग्रांट्स भी देनी होती है इनको, अगर कोई ठीक। एक्सेप्शनल कंडीशन आ गई। ओके। और ये सब होता है आर्टिकल 275 के अंडर। अच्छा। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो देता है। एक ये याद रखना इसमें, जो हमें याद रखना है सिर्फ इतना। दूसरा है फाइनेंस कमीशन। कौन अपॉइंट हुआ फाइनेंस कमीशन? अभी 16th फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगरिया, ठीक है। और 16th फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, मतलब 5 साल का इसका टेन्योर रहता है। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। और इसका आर्टिकल कौन सा है? 200, नहीं याद। आर्टिकल 200। 280। ये काम अब ये सर अभी तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है ना? मैम 16th। नहीं, 16th अपना अभी ओपिनियन देगा ना? लेकिन काम करना शुरू कर दिया ना उसने, अपॉइंट जब अपॉइंटमेंट होगी इसकी तो वो काम करना शुरू कर देगा। ओके। अब एक फैक्ट और समझो यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था। हमने ये केस पढ़ा ना यहाँ पे कि पावर डिवीजन, हमने बोला कि ए इतना पैसा जाएगा, बी को इतना देना, सी को इतना देना, डी को इतना देना। ये कौन बताएगा कितना कितना पैसा देना? ये काम करेगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बोलेगा कि सर बी को इतनी ग्रांट दे दो, सी को इतना दे दो, डी को इतना दे दो, ई को इतना दे दो। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। इसलिए कभी बोलते हैं कि यूपी को ज्यादा पैसा मिल गया, सेंटर को तमिलनाडु कर्नाटक को कम पैसा मिला। सर इस टर्म को आपने वो बताया था ना, फिस्कल फेडरलिज्म। हाँ जी, फिस्कल ठीक। फेडरलिज्म, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये ये इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू स्टेट डिसाइडेड बाय दिस कमीशन। दिस कमीशन। ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने हैं इनके ईयर, कि जो ये हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसके रिगार्डिंग कमेटीज या कमीशंस कौन कौन से थे। तो सबसे पहले इसमें आया था एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी। आप अभी अभी आपने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो कोई लोग पूछते हैं फर्स्ट एआरसी की रिपोर्ट को पढ़े, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को पढ़े। अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन जो थे, इनके लिए जो है वो कमेटीज बनाई गई चेक करने के लिए कि क्या ये रिलेशन जो है वो स्मूथली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जांच पड़ताल की जाए। तो सबसे पहले जो है वो आपका ये फर्स्ट एआरसी अपॉइंट हुआ था 1966 में। इसकी रिकमेंडेशंस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन डेप्थ मेंस के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलाइड में नहीं आता क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस है, नहीं पूछ रहा था। इस ये कहा था कि इसने जो रेकमेंड किया था उसमें सबसे पहले इसने ये कहा था कि आर्टिकल 263 के अंडर हमें क्या करना चाहिए, कि हमें जो है वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए। हमें एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनानी चाहिए, ऐसा जो है वो इसने कहा था, इस आर्टिकल ने कहा था, ठीक है, याद रखना। यही इंपॉर्टेंट है इसमें याद करने के लिए बस एक। लेकिन अब ये मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं, मतलब सिर्फ ये आर्टिकल याद करने के लिए, क्योंकि जितनी भी इसकी रिकमेंडेशन थी ना सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं करी। तो अच्छा। जब सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं करी तो हमें सिर्फ ईयर ही याद रखना है इसका कि कब कब बना। देन उसके बाद जो दूसरा है वो है राजमन्ना कमीशन, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। राजा मन्नर कमेटी। ये कमेटी आई थी आपकी 1969 में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कमेटी अपॉइंट की थी।
इसने भी काफी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन अब एक बात समझो, किसने किया इसको? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। क्या सेंटर ध्यान देगा? नहीं। तो इसकी रिकमेंडेशंस को भी सेंटर ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ना देखो क्या हुआ था 1971 में, साउथ इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग मेजर लिए गए थे। अब हम लोग यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंसस के बिहाफ पे। सेंसस यानी कि पॉपुलेशन, जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स ने कहा कि सर हम तो पॉपुलेशन मेजर कंट्रोल करने के मेजर्स ले रहे हैं, तो ऐसे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। वहीं यूपी बिहार वाले तो चले हैं कंटिन्यूसली, तो उनके पास तो ज्यादा पैसा चला जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग ये कमीशन आया था इस तरह से, मतलब इसका जो ग्राउंड था वो ये था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि राजमनर जो कमेटी थी इसकी रिकमेंडेशंस को सुना ही नहीं गया। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए आफत बन गई, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के साथ लिंक करती है, कौन सी नहीं करती है। फिर ठीक। तमिलनाडु के बाद दूसरी जो काम किया वो किया पंजाब ने, और पंजाब वाले लेकर आए अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन वाले पंजाब वाले लेकर आए, ये लेकर आए 1973 में। जिसमें इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने जो मेनली स्टेट किया, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड फेडरल। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रियल सेंस है उसको फेडरल बना देना चाहिए, मतलब सेंट्रल स्टेट की अथॉरिटी को हमें थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए। तो ये और तो सर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ही हुआ। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि इक्वल अथॉरिटी दो भाई दोनों को। जब काम दोनों सेम कर रहे हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो गया। तो मतलब इसकी रिकमेंडेशन भी गई। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इन कमिटीज के नाम याद रखने बड़े जरूरी है। देन उसके बाद वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया 1977 में, यानी कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने ये बनाया। और इन्होंने भी ये कहा कि द वर्ड यूनियन जो है वो संविधान में उसको रिप्लेस कर देना चाहिए फेडरल के साथ। ऐसा हो सकता है? नहीं सर। तो इसकी रिकमेंडेशन भी नॉट एक्सेप्टेड बाय द सेंटर। ठीक है। अब उसके बाद आता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन को लेकर आए थे 1983 में। अब हुआ क्या, देखो सबसे पहले कहां गए? साउथ में गए। डायरेक्शन समझना, सबसे पहले साउथ में गए, उसके बाद कहां गए? नॉर्थ में, पंजाब। फिर गए वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में, वेस्ट बंगाल। फिर सेंटर ने सोचा कि यार ये इधर उधर घूम रहे हैं, मैं इनको एक डायरेक्शन देता हूं। इसने कमीशन अपॉइंट कर दिया, सरकारिया कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 में सरकारिया कमीशन को अपॉइंट कर दिया। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इस टाइम पे सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी इस टाइम पे? फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की। जो ये सरकारिया थी, ये रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। अब सेंटर ने इनको अपॉइंट किया। किसने किया अपॉइंट? सेंटर ने। तो इसने अपनी रिपोर्ट भेज दी 1987 में। अब सरकार बदल गई, राजीव गांधी जी आ गए, हाँ जी। लेकिन गवर्नमेंट तो कांग्रेस की थी। पार्टी तो सेम ही रही। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, फैक्ट समझना। इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट की गई। कुछ रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर दी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, की क्या क्या जो है वो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया। तो ये कमीशन ने जो है वो पता है कितनी रिकमेंडेशंस दी थी? 247 रिकमेंडेशंस। अच्छा। जिसमें से जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, जो जो एक्सेप्ट करी, उसमें कहा गया कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए।
और ये इंटर स्टेट काउंसिल बनी आर्टिकल 263 के अंडर। तो देखो सबसे पहले एआरसी में बात की गई थी, फर्स्ट एआरसी में, कि कोई काउंसिल होनी चाहिए। तो सर यहाँ पर सरकारिया ने भी ये कहा। उसके बाद दूसरा ये कहा इसने कि सर ये जो आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो ना अपनी मर्जी से स्टेट में, कि देखा स्टेट ने ये डायरेक्शन फॉलो नहीं करी, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होना चाहिए। मैंने आपको कहा था ना, बताया था ना कि वहां पे लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन कहा है। तो वो ये वाला आर्टिकल आता है यहाँ पे, और ये वाले कमीशन जो आपका सरकारिया कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन आती है। ठीक है। साथ में इन्होंने कहा कि जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो कि देखो ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज की वो काम कर अपॉइंट कर रहे हैं सेंटर और काम कर रहे हैं स्टेट में, हमें उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी इसमें जो हमें याद रखनी है। बहुत सारी थी वैसे तो, लेकिन इतनी सारी याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो हमें याद रखनी है वही अभी क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। 1983 में बना था, 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट रखी। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दूसरा वो ये, मतलब एक और जो कमीशन आता है वो आता है पुंछी कमीशन, PUNCHI, पुंछी कमीशन। ये जो कमीशन है ये आया था 2007 में, लेटेस्ट कमीशन है ये 2007 का। और इन्होंने, इसका जो चेयरपर्सन थे ये मदन मोहन, जो ये आपका मदन मोहन पुंछी है, ये रिटायर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये उस टाइम पे, फॉर्मर। और इन्होंने भी काफी सारी रिकमेंडेशंस दी है जो अभी स्टिल पेंडिंग पड़ी है। तो अभी हमें सिर्फ यही याद रखना है कि पुंछी कमीशन 2007 में लेकर आई। ये समझ आ गया। हाँ जी सर। अब उसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन। ये टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, देखो जब हमने यहाँ पर पहले तो देखो सिर्फ यूपीएससी था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन फिर हमने बात करी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था वो बना था जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर 1924 में। लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना था ये बना था फेडरल प्रोविजंस के बाद, और ये बना था 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 35 के एक्ट के अंडर बना ये 1937 में के अराउंड में। अब हुआ क्या यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग हमें जो प्रोविजंस याद रखने हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन से कैसे लिंक करता है। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। लेकिन इसका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट करता है। ऐसा क्यों सर? सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 से लेकर 323। और इसको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो सिमिलर होता है, जैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिमूव करते हैं। और इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने की पावर सिर्फ सेंटर के पास होती है। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा उसके बाद रिमूव किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है, समझ आया। ठीक है सर। उसके बाद एक प्रोविजन और आता है यहाँ पे, वो आता है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब ज्वाइंट मतलब कैसा, फॉर एग्जांपल लाइक कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा का दोनों का एक ही कमीशन है, तो उस केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। वरना दोनों, एक स्टेट का गवर्नर और दूसरे स्टेट का गवर्नर, ये दोनों लड़ जाएंगे, मैं अपॉइंट करूंगा मैं अपॉइंट करूंगा। तो इस करके यहाँ पे लड़ाई की जड़ी खत्म कर दी और इन्होंने सीधा ही क्लियर कह दिया कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रेसिडेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है कि यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे तो वो डायरेक्शन दे सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर हमारा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो ये कहता है यूपीएससी को कि सर मैं तो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रहा हूँ, अब आप ही करवा लो, तो उस केस में यूपीएससी फिर अगर यूपीएससी को लगता है कि मैटर सीरियस है तो वो एक बॉडी अपॉइंट कर सकता है और वो इलेक्शन जो वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। ये समझ आ गया सारा? हाँ जी। अब आपको आर्टिकल्स याद करने हैं सिर्फ और सिर्फ